अंतिम विदाई। अरे शर्मा जी, पढ़ाई में तो शुरू से ही होनहार था मेरा बेटा। हर कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता था और हर साल स्कॉलरशिप लेता था। उसकी पढ़ाई में लगन को देखते हुए ही तो मैंने उसका दाखिला एमबीए में कराया था। मुझे मालूम था कि वह एक दिन जरूर कामयाब होगा और देखो, यूनिवर्सिटी में टॉप करके उसने मेरे भरोसे को बखूबी कायम रखा है। लो आ गए जनाब, दोस्तों के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाकर। अच्छा शर्मा जी, मैं फोन रखता हूँ। अपने बेटे श्रवण को आता देख मोहनलाल जी ने फोन रखा और अपने बेटे को झट से गले लगा लिया। बेटा, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सुबह से बधाई देने वालों के फोन आ रहे हैं। सामने खड़ी श्रवण की माँ इस दृश्य को देखकर मोहित हो रही थी। इतने में श्रवण ने कहा, माँ पिताजी, मुझे आप दोनों को एक बात बतानी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आपको तो पता ही है कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बेटा, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, चिंता मत करो। नहीं पिताजी, मैं वो कह रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने का प्रस्ताव मिला है। ऑस्ट्रेलिया, यह सुनकर मानो दोनों माता पिता कुछ पल के लिए जड़ हो गए। लेकिन बेटा, ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। इसीलिए, केवल इसीलिए ही मैं आपको यह बात बताने से डर रहा था। मुझे पता था आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप लोग जानते हैं कि बहुत पहले से ही मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था और आज जब यह सपना हकीकत में बदलने जा रहा है तो मैं यह मौका गंवाना नहीं चाहता। श्रवण की बातें सुनकर उसकी माँ और पिताजी दोनों की आंखों में एक अजीब सा दुख उभर आया। उन्हें लगा मानो वक्त थम सा गया हो। वे दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखते जा रहे थे, जबकि श्रवण अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था। उस रात श्रवण की माँ और पिताजी दोनों चिंता में डूबे रहे। वे दोनों श्रवण के बचपन को याद करने लगे। श्रवण के पैदा होने से लेकर आज तक की सारी यादें उनकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह दिखाई दे रही थी। श्रवण की माँ कहने लगी, बचपन में तो श्रवण मुझे अपनी आंखों से जरा भी ओझल नहीं होने देता था और यदि मैं नहीं दिखती थी तो पूरा घर सिर पर उठा लेता था। और जैसे ही आप नौकरी से लौटकर आते थे तो कैसे दौड़ता हुआ आता था और आपकी टांगों से कसकर लिपट जाता था। पिताजी भी वह सब बातों को याद करके भावुक हो गए और कहने लगे, वो दिन थे और एक आज का दिन है जब हमारा वही श्रवण हमें छोड़कर विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी सोचा कि उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा? क्या औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है? ऐसी ही चिंताओं से घिरे वे दोनों रात भर करवटें बदलते रहे, लेकिन नींद उनकी आंखों को छू भी नहीं पाई। सुबह जब वे अपने कमरे से बाहर आए तो देखा श्रवण तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वे उससे कुछ पूछते, वह एक बैग में अपने कपड़े रखने लगा। यह सब देखकर श्रवण की माँ ने रूधे स्वर में पूछा, बेटा कहीं जाने की तैयारी है? तो श्रवण बोला, हाँ माँ, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली जाना होगा। मेरा दोस्त है ना नितिन, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हैं। मेरी उससे बात हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक मैं यह काम निपटा लेता हूँ। इसी बहाने कुछ दिन मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली भी घूम लूंगा। श्रवण की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में गई तो उसके पिताजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा, बेटा एक बात तो बताओ, क्या विदेश जाना इतना जरूरी है? तो श्रवण बोला, पिताजी इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे विदेश की नौकरी में मिलेगा उतना तो मैं यहाँ कभी नहीं कमा सकता। लेकिन बेटा, जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। पिताजी फिर से बोले तो श्रवण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी मैं जिंदगी भर इस छोटे से घर में पड़ा नहीं रह सकता। आप क्या चाहते हैं, मैं अपने सपनों को आग लगा दूं और आपकी तरह ही छोटी मोटी नौकरी करके जीवन का बोझ ढोता रहूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इतना कहकर बिना नाश्ता किए वो अपना बैग उठाकर चल दिया और मोहनलाल जी अपने सुपुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बने रह गए। कुछ घंटे के सफर को तय करके जब श्रवण दिल्ली पहुंचा तो उसका मित्र नितिन
उसके इंतजार में वहां पहले ही मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। नितिन उसे कार से अपने घर ले गया। नितिन का घर एक पॉश इलाके में था जो कि काफी बड़ा था, जिसमें वह अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता था। नितिन ने अपने दोस्त श्रवण का परिचय अपने घर वालों से करवाया। नितिन ने अपने पिताजी को बताया कि श्रवण विदेश में जाना चाहता है, इसीलिए वह पासपोर्ट संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिल्ली आया है। नितिन के पिता को यह बात शायद कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा तुम अपने माता पिता के इकलौते बेटे हो, तो तुम्हें यही रहकर उन्हें संभालना चाहिए। तो श्रवण ने कहा, अंकल जी मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाऊं ताकि उनको सुख भरी जिंदगी दे सकूं। एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करने के उपरांत नितिन उसे अपने घर में बने गेस्ट रूम में ले गया। गेस्ट रूम बहुत ही आरामदायक था। काफी देर तक दोनों मित्र बेड पर लेटे लेटे इधर उधर की बातें करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। गेस्ट रूम के सामने एक कमरा बना हुआ था जहां से रह रहकर खांसने की आवाज आ रही थी। बात करते करते नितिन भी बीच बीच में उस कमरे में आ जा रहा था। जब नितिन कुछ काम से घर से बाहर गया तो श्रवण ने उठकर कमरे में झांका तो देखा वहां एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से खांस रहे थे। श्रवण उनके पास गया और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा बिठाया। थोड़ी देर उनकी कमर पर हाथ फेरा और एक गिलास में पानी भरकर उन्हें दिया। उन्होंने कांपते हाथों से उस गिलास को पकड़ा, फिर 2-4 घूंट पानी पीकर श्रवण को वापस दे दिया। अब तक उनकी खांसी भी बंद हो चुकी थी। श्रवण ने गिलास रखकर उन्हें वापस बिस्तर पर लिटाया। जहां एक ओर वो राहत महसूस कर रहे थे तो दूसरी ओर श्रवण को प्रश्न भरी नजर से देखते जा रहे थे। श्रवण उनकी नजरों में छिपे प्रश्न को तुरंत समझ गया और बोला, जी मैं नितिन का दोस्त हूँ, आज ही दिल्ली आया हूँ। तो बूढ़े दादाजी ने यह बात सुनकर उसे आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और कांपता हाथ उसके सिर पर रखा। श्रवण को उनकी हालत देखकर काफी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक श्रवण उनके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर में नितिन के पिताजी अंदर आए। श्रवण को उनकी हालत देखकर काफी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक श्रवण उनके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर में नितिन के पिताजी अंदर आए और श्रवण का हालचाल जानने लगे और दादाजी को दवाई देते हुए कहने लगे, आप कैसे हैं पिताजी? खांसी में कुछ आराम आया? तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन श्रवण अपने दोस्त नितिन के साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निकला। दोपहर को दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर घर लौटे तो देखा कि नितिन का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में मौजूद था। नितिन के माता पिता पास में रखी चारपाई पर बैठे थे। भाभी उन्हें फल काटकर खिला रही थी और भैया उनकी टांगे दबा रहे थे। घर पहुंचते ही नितिन भी उनका हालचाल जानने के लिए चला गया। अपने दोस्त के पूरे परिवार का प्रेम और अपनापन देखकर श्रवण बहुत प्रभावित हुआ। वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ वह देखकर हैरान था कि आजकल के परिवारों में भी इतनी एकता देखने को मिलती है। श्रवण भी कुछ समय निकालकर बूढ़े दादा और उनके परिवार के पास बैठ जाया करता था और दादाजी की कुछ मदद कर दिया करता था, जैसे पानी पिलाना या उठकर बैठने में मदद करना। 2-3 दिन में ही श्रवण को भी बूढ़े दादा के साथ खासा लगाव हो गया था और दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल उठता था। अपने दोस्त के घर आए हुए श्रवण को आज 3 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब श्रवण सोकर उठा तो देखा कि सामने बूढ़े बाबा के कमरे में घर के सभी सदस्यों के अलावा डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। वे दादाजी की तबीयत की जांच कर रहे थे। दादाजी की तबीयत आज कुछ ज्यादा ही खराब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वे रह रहकर करहा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से खाना भी नहीं खाया है। परिवार के सभी लोग मायूस और शांत खड़े थे। दादाजी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह साफ नजर आ रहा था। परंतु ऐसी हालत में भी गहरी लकीरों और झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। इतने में नितिन के पिताजी उनके पास आकर बैठ गए और अश्रुपूरित आंखों से उन्हें कहने लगे, पिताजी अमित को फोन लगाऊं। यह वाक्य सुनते ही दादाजी की आंखें पानी से भर आईं और उनके चेहरे की संतुष्टि के भाव कहीं गायब हो गए। वे लाचार होकर थोड़ी देर तक कमरे की छत को निहारते रहे
और फिर बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को नामे हिला और फिर बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को नामे हिला दिया और फिर आंसुओं से भरी अपनी आंखें बंद की तो उनके आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। दिन भर सभी लोग उनकी सेवा टहल में लगे रहे, लेकिन श्रवण को रह रहकर मन में एक ही विचार आ रहा था कि आखिर यह अमित है कौन जिसका जिक्र नितिन के पिताजी कर रहे थे। यह प्रश्न उसे विचारों के दलदल में धकेल रहा था। अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे और क्यों? उनकी बात सुनकर दादाजी इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, परंतु वे फिर भी उससे मिलना नहीं चाहते थे। शाम को जब नितिन उससे मिला तो वह अपने आप को रोक न पाया और इस सवाल का जवाब नितिन से जानना चाहा। नितिन ने उसे बताया कि अमित इन दादाजी का इकलौता बेटा है। यह सुनकर श्रवण बहुत चक्का रह गया और फिर उसने बेचैनी और उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, तो अंकल इनके क्या लगते हैं? फिर नितिन ने बताया कि हम लोगों का इनसे सिर्फ इंसानियत का ही रिश्ता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी यह हमारे लिए बहुत कुछ है। वह मेरे पिताजी के अध्यापक हुआ करते थे, बड़े ही मृदुभाषी व्यक्ति थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। मेरे पिताजी का मानना है कि आज वह जो कुछ भी है केवल उनके कारण है। पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन उन्होंने बिना 1 रुपया भी लिए उन्हें पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि पढ़ने में उनकी रुचि भी जगाई। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर नितिन के पिताजी भी कमरे में आ गए और श्रवण से कहने लगे, श्रवण बेटा, यह दुनिया बहुत खराब है। यहाँ सब रिश्ते मतलब के ही रह चुके हैं। जब तक मतलब होता है इंसान की अहमियत होती है, जब मतलब खत्म तो रिश्ते भी खत्म। हैरानी की बात तो यह है कि इन्हें इनके बेटे ने ही छोड़ दिया। वह बेटा जो उन्हें भगवान से बहुत मन्नतें मांगने और बहुत वर्षों के इंतजार के बाद मिला था, वो औलाद जिसे पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया और उसे इतना पढ़ाया कि वह अमेरिका में आज एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम कर रहा है, लेकिन पीछे रह गए उसके बूढ़े माता पिता। उसने तो वहां जाकर अमेरिका की एक लड़की से ही शादी कर ली और वहीं घर बसाकर वहीं का हो गया। पुश्तैनी मकान तो उसने पहले ही बेच दिया था और अपने माँ बाप को किराए के मकान में छोड़कर चला गया था। उसकी माँ यह सदमा ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। 3 वर्ष पहले उनका भी देहांत हो गया, लेकिन बूढ़े पिता अपनी पत्नी के देहांत के बाद बिल्कुल अकेले रह गए और एक दिन मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे विनती करने लगे कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा दूं ताकि वह अपने बेटे के पास विदेश जा सके। अपने आदरणीय शिक्षक को अपने पैरों में देखकर मेरी जो हालत हुई थी मैं उसे बयां नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर संभाला, उन्हें चाय नाश्ता दिया और फिर उनके बेटे को फोन लगाया। अमित ने फोन उठाया तो, लेकिन यह कहकर टाल दिया कि कुछ समय बाद मैं पिताजी को ले जाऊंगा, और वह समय आज तक नहीं आया। उसके बाद मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और इस घर में ले आया। बच्चों को भी दादाजी का प्यार मिल गया और उन्हें भी परिवार मिल गया। तब से मैं भी उन्हें पिताजी कहकर संबोधित करता हूँ। श्रवण उनकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। दुनिया के निर्दयी रूप का परिचय पाकर उसका हृदय अंदर तक परेशानी के दलदल में धंस रहा था। अभी वे दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि दादाजी के कमरे से करहाने की आवाजें तेज होने लगी। आवाज सुनकर किसी अनहोनी की आशंका से नितिन और उसके पिताजी कमरे की तरफ दौड़े। श्रवण सन्न रह गया, फिर अपने आप को संभालते हुए उठा और दादाजी के कमरे में गया। देखा तो दादाजी को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हो रही थी। उनकी आंखें खुली की खुली थी और अंकल उनके हाथों को अपने हाथों में लिए सजल नेत्रों से उनकी ओर चिंतित भाव से देखते जा रहे थे। तब तक परिवार के बाकी सदस्य भी उनके कमरे में पहुंच चुके थे। भैया उनके पैरों को सहलाने लगे और आंटी उनके मुंह में गंगाजल की बूंदें डालने लगी। वे चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़कर कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ लाचारी से देखा और अचानक उनके हाथ ढीले हो गए और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अपने सभी शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त होकर वे इस निर्दयी दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाने लगी और पूरी सजावट के साथ उनके मृत शरीर को शमशान लेकर जाया गया।
पूरा शमशान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इस भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे उनका खून का रिश्ता हो। वे सभी लोग केवल और केवल इंसानियत की खातिर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। और सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि जिन लोगों से उनका यह रिश्ता था, उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि आज उनका कोई अपना, जो उनसे जान से भी ज्यादा प्यार करता था, इस दुनिया से विदा हो गया है। लेकिन अगर खबर होती भी तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्हें, क्योंकि अगर फर्क पड़ना ही होता तो क्या वह आज ऐसी स्थिति में संसार से जाते। नितिन और उसके पूरे परिवार के साथ आज श्रवण भी इस मृत बुजुर्ग के भाग्य पर आंसू बहा रहा था। उसके दुख की कोई सीमा ही नहीं थी। दिल के किसी कोने में दबी उसकी कोमल भावनाएं अचानक से उसके पत्थर हो चुके दिल को फिर से पिघलाने लगी थीं। शमशान की चिता पर लेटे बूढ़े दादा के चेहरे में उसे अपने पिता का चेहरा नजर आने लगा, और वह चेहरा नजर आते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि क्यों उसके माता पिता उसके विदेश जाने की बात सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो गए थे, क्यों वे उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और हाथ जोड़कर विदेश न जाने की फरियाद कर रहे थे। सारी विधियां पूरी हो चुकी थी और चिता को अग्नि देनी बाकी थी, और यह काम नितिन के पिताजी द्वारा किया गया। चिता की जलती हुई अग्नि में रह रहकर उसे अपना बचपन किसी चलचित्र की तरह नजर आ रहा था। बूढ़े दादा की अंतिम विदाई के साथ ही शायद श्रवण भी अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट को अंतिम विदाई दे रहा था, और उसी दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसके पिताजी का फोन था। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो उधर से उसके पिता की करुणा और वेदना से सराबोर आवाज आई, बेटा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। केवल यह एक वाक्य सुनने की देर थी कि श्रवण जार जार रोने लगा और कुछ न बोल पाया। उसके ठीक 2 घंटे के बाद वह रेलवे स्टेशन पहुंच चुका था। उसका दोस्त नितिन उसे छोड़ने आया था। श्रवण ने उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपने घर में रहने का मौका देकर उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वहां रहकर ही उसने परिवार शब्द का मतलब समझा था। थोड़ी ही देर में ट्रेन पहुंच गई और श्रवण अपने घर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे श्रवण गुमसुम अपने ख्यालों में ही खोया रहा। तभी उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चे ने आकर्षित किया, जो तरह तरह की अटखेलियां कर रहा था और उसकी माँ उसे देखकर मन ही मन हर्षा रही थी। कभी वह बच्चा भागने लगता तो उसकी माँ उसे संभालती, कभी गोद में बैठ जाता और कभी गोद से उतरता। कुछ घंटों के सफर में उसने देखा कि उसकी माँ ने एक पल भी अपना ध्यान अपने बच्चे पर से नहीं हटाया था। यह सब देखकर श्रवण को अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया। अब श्रवण अपने भविष्य का फैसला ले चुका था, और वह फैसला लेकर अपने हृदय पर रखे हुए भार को जैसे उसने उतार फेंका। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसके चेहरे पर पड़ने वाली तेज हवाएं उसके फैसले को जैसे सराहना दे रही थी। इसके साथ ही उसके दिल में अपने माँ पिता के प्रति प्रेम प्रबल होता जा रहा था। वह इस जीवन का अर्थ तथा मूल्यों को और भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद जब श्रवण अपने घर के बाहर तक पहुंचा तो वहां खड़े होकर कभी गली को निहार रहा था तो कभी अपने घर को बड़े गौर से देखने लगा। लेकिन फिर सोचने लगा, यह वही तो घर है जहां उसका बचपन बीता था, जहां आज तक वो रह रहा था। लेकिन फिर आज इस घर को देखकर उसके मन में कुछ अलग सा आकर्षण क्यों हो रहा था। उसके हृदय में भावनाओं की लहरें हिलोरे मारने लगी। उसके बाद जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाजा खुल गया। दरवाजे पर उसकी माँ और पिताजी खड़े थे, परंतु श्रवण ने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके माँ पिताजी 4 दिन में ही चिंता के कारण सूखकर लगभग आधे हो गए थे। उनकी बूढ़ी आंखों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर श्रवण का कलेजा मुंह को आने लगा। एकाएक उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह अपनी माँ और पिताजी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसके माँ और पिताजी यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर श्रवण को हो क्या गया है। फिर उसके पिताजी उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपनी जेब से उसका अपॉइंटमेंट लेटर निकाल कर देने लगे। श्रवण ने जब उस अपॉइंटमेंट लेटर को हाथ में लिया तो वह लेटर गीला था। श्रवण को समझते देर न लगी कि यह लेटर किसी और वजह से नहीं बल्कि उसकी माँ और पिताजी के आंसुओं के कारण भीगा है। उसने तुरंत उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर
प्रेम और करुणा मिश्रित स्वर में बोला, माँ पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर से उनके गले लग गया। आज इस घर में प्यार और खुशी के आंसू का सैलाब आ चुका था। यह परिवार आज सही मायने में परिवार बन चुका था और जमीन पर पड़े उस अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े इस बात की गवाही दे रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।